नमस्कार दोस्तों, हम आज पढ़ेंगे नवम कक्षा का व्याकरण। ओके, हम पिछले वीडियो में पढ़े थे। पिछले वीडियो में क्या व्याकरण क्या ज़रूरी था। आज पढ़ेंगे क्या ध्वनि और वर्ण। चलिए, उससे पहले आप लोग आश्चर्य पृथ्वी चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जल्दी लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। आज हम पढ़ेंगे ध्वनि और वर्ण। हाँ दोस्तों, ये वीडियो आपको बहुत रोमांचकर और मनोरंजन होगा, मैं आशा करती हूँ, तो इसको ध्यानपूर्वक देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। आज का वीडियो पढ़ेंगे वर्ण। वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण कितना हिस्सा से व्यक्त किया गया है, क्या क्या है, इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। हाँ दोस्तों, ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ये आपका हमेशा के लिए सहायता करेगी। जब तक आप हिंदी में मतलब पढ़े लिखे में निपुण नहीं हो जाते, उसके लिए ये आपको सहायता करेगी। चलिए आज शुरू करते हैं। वर्ण। वर्ण को दो हिस्सा से व्यक्त किया गया है, एक है स्वरवर्ण, दूसरा है व्यंजन वर्ण है। उसके चलते हैं फिर स्वरवर्ण। स्वरवर्ण को फिर तीन हिस्सा से व्यक्त किया गया है, एक है ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर एंड प्लोत स्वर। सेम ऐसे ही व्यंजन वर्ण को तीन हिस्से से व्यक्त किया गया है, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और उत्प्रेक्षी व्यंजन है। चलिए, वर्ण किसे कहते हैं ना। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होता है जिसे हम टुकड़े नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ क ख ग। पर मैं और एक्सपेंशन करके समझा रहा हूँ। जैसे देखिए, हम ओ से लेकर ल तक पढ़े हैं। जैसे कि ओ को हम डिवाइड कर सकते हैं। ओ के साथ और कुछ जुड़ता है तो एक शब्द होता है, तो हम ओ को डिवाइड नहीं कर सकते हैं, लेकिन और शब्द को हम डिवाइड कर सकते हैं। ओ को शब्द जो शब्द है उसको हम डिवाइड नहीं कर सकते। जैसे कि क को हम डिवाइड नहीं कर सकते, लेकिन का को डिवाइड कर सकते। का के साथ आ मिला हुआ है बट ओ के साथ का मतलब ओ के साथ कुछ मिला हुआ नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो। हाँ दोस्तों, वर्ण तो हम सीख ही लिए। वर्ण से जानने से पहले हमको वर्णमाला जरूरी है। जैसे कि वर्ण हम ओ से ल तक पढ़े हैं, तो ओ एक वर्ड है। ओ से ल तक जो मिल के वो जो ओ आ ह्रस्व दीर्घ जो मिला हुआ है ल तक जो है, ये सारे को मिला के हम वर्णमाला कहते हैं। ये वर्णमाला कितना है ना, ये वर्णमाला टोटल हिंदी वर्ण में वर्णमाला कितना है ना, 52 है। ओके, चलते हैं क्या क्या है ना। किसी भाषा का वर्ण के व्यवस्थापित समूह को वर्णमाला कहते हैं। जैसे कि हम वही बोल रहे थे, ओ से लेकर ल तक जो 52 लेटर है, इनको ही हम क्या कहते हैं ना, वर्णमाला ही कहते हैं। चलिए देखते हैं वर्ण के भेद। वर्ण को दो हिस्से से व्यक्त किया गया है, एक है स्वरवर्ण, दूसरा है व्यंजन वर्ण। चलिए, स्वरवर्ण या भावल। स्वरवर्ण किससे कहते हैं? वो वर्ण जिसके उच्चारण के लिए किसी दूसरे वर्ण की सहायता की आवश्यकता नहीं होती है, इसे स्वरवर्ण कहलाते हैं। याद रहा दोस्तों, स्वरवर्ण किससे कहते हैं ना, जो स्वरवर्ण जो है ये किसी के हेल्प नहीं लेता है, कोई वर्ण का सहायता नहीं लेता है, तो इसे स्वरवर्ण हम कहते हैं। स्वरवर्ण के भेद। स्वरवर्ण को तीन हिस्सा से व्यक्त किया गया है, एक है ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लोत स्वर। ओके, ह्रस्व स्वर ये जो वर्ड को हम मुंह में लेते हैं, वो जितना टाइम लगता है, दीर्घ स्वर उससे क्या होता है ना, उसे 2 गुना टाइम लगता है। प्लोत स्वर उससे क्या है, उसे 3 गुना टाइम लगता है। तो ये सारे जो है हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, इसको याद रखना हमेशा ज़रूरी है। देखिए दोस्तों, वो ह्रस्व स्वर लिखा है, जिस स्वर का उच्चारण में बहुत कम से कम समय लगती है उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसा ओ में कितना टाइम लगा, ई में कितना टाइम लगा, ओ इसमें जितना टाइम लग रहा है, हम ह्रस्व स्वर से ये दीर्घ स्वर पढ़ने के लिए और उससे ज़्यादा टाइम लगेगा। तो चलिए, दीर्घ स्वर किससे कहते हैं? जिस स्वर का उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 2 गुनी समय लगती है तो उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। जो ह्रस्व स्वर को उच्चारण करने के लिए हमको जितना टाइम लगा था, दीर्घ स्वर उससे ज़्यादा टाइम लगा था। देखिए दोस्तों, ये है ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर में ओ, ई, उ जितना, मान लीजिए 1 सेकंड से 1 सेकंड को 60 टुकड़ा मतलब करने या 100 टुकड़ा करने में जितना टाइम लगा, उससे 2 गुना टाइम लगता है। मान लीजिए ओ हम उच्चारण करते अ उच्चारण करने में जितना टाइम हमको लगा, हमको देखिए आ उच्चारण करने के लिए उससे 2 गुना टाइम लगा। आप खुद ये करके देख सकते हैं। उसके बाद चलते हैं क्या, प्लोत स्वर। प्लोत स्वर
किससे कहते हैं? इस स्वर का उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय लगता है। ये जो है इसको उच्चारण करने में ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय लगता है। जैसे ओम, आप देखिए ओम, ओम को उच्चारण कीजिए, आपको जितना टाइम लगा, आपको ओ को उच्चारण करने में कितना टाइम लगा, सेम ऐसे ही आ को उच्चारण करने में कितना टाइम लगा। ये सारे चीज़ को आपको ध्यान में रखनी होगी, उसे प्लोतस्वर कहते हैं। नेक्स्ट चलिए व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण किससे कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण में स्वर की सहायता ली जाती है उन्हें व्यंजन वर्ण कहते हैं। जिस स्वर को हम मतलब जिस वर्ण को उच्चारण करने के लिए हमको स्वर वर्ण का सहायता जरूरी होता है उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। इन उच्चारणों में मुख से निकलने वाली वायु में रुकावट होती है। देखिए फॉर एग्जांपल हम बोलते हैं जैसे कि ये जो वर्ण है इसको हम उच्चारण करने का टाइम पर, उच्चारण करने का समय पर निकलने वाले वायु में रुकावट होती है। इसमें रुक के मतलब बहुत धीरे, थोड़ा सा जो टाइम का जो ये है मेंटेनेंस जो है इसमें धीरे हो जाती है। ओके, चलते हैं फिर नेक्स्ट व्यंजन वर्ण का भेद। व्यंजन वर्ण को कितना हिस्सा से व्यक्त किया गया है ना? 4 हिस्सा से व्यक्त किया गया है। एक है स्पर्श, एक है दूसरा है अंतस्थ, ऊष्म और उत्प्रेक्ष्य। ये 4 हिस्सा से व्यंजन वर्ण को व्यक्त किया गया है। ये दोस्तों ये आपको हमेशा याद रखने वाला चीज़ है। ये आप जब तक हिंदी पढ़ेंगे ये सारे चीज़ें आपको काम में आने वाली है। उसके बाद चलते हैं स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन किससे कहते हैं, क्या क्या है उसके बारे में जानकारी लेते हैं। चलिए दोस्तों, स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन किससे कहते हैं? देखिए को से लेकर प तक की वर्ण स्पर्श व्यंजन कहते हैं। जैसे देखिए को से लेकर प तक जो व्यंजन हम पढ़ेंगे उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। सभी स्पर्श व्यंजन 5 वर्गों के अंतर्गत होता है। ये जो स्पर्श व्यंजन है ये है क्या है ना, 5 देखिए क च ट त प, ख छ ठ थ प, ये ऐसे ही 5 करके दिया गया है। और क्या क्या है, प्रत्येक वर्ग का नाम पहले वर्ण के आधार पर रखा गया है। प्रत्येक वर्ग का नाम वर्ग के आधार पर रखा गया है। जैसे कि क वर्ग में क्या कौन कौन आता है? क ख ग घ व। ये कहाँ से आता है ना? ये कंठ से आता है, तो इसको कंठ स्वर बोल के बोलते हैं। फिर च वर्ग में देखते हैं च छ ज झ न्य। ये कहाँ से आता है? तालु से आता है, तो इसको हम तालु का वर्ग मध्य कहते हैं। ऐसे ही सेम ट वर्ग भी है। ट वर्ग ट ठ ड ढ ण, ये है मूर्धा है। त वर्ग में त थ द ध तंतन, ये दांत से। प वर्ग में प फ व भ म, ये ओष्ठ से है। तो इस टाइप का हमने आपको ये क्या किया है ना, ये करके अपने सामने जो है रखा है आपको इजी से पढ़ाई करने के लिए। फिर चलते हैं अंतस्थ व्यंजन। इसमें क्या अंत व्यंजन क्या है? अंतस्थीय व्यंजन जिसे कहते हैं, इसे किससे कहते हैं, क्या क्या है इसके बारे में जानकारी लेते हैं। चलिए अंतस्थीय व्यंजन, ये स्वर और व्यंजन का मध्य स्थित है। ये क्या है ना, स्वरवन और व्यंजनवन का बीच हिस्सा है। ये केवल 4 ही होते हैं। ये कितना होता है ना, ये 4 ही होता है, यह र ल व। नेक्स्ट चलते हैं ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन क्या है ना, इनके उच्चारण में मुंह से गर्मी ऊष्म निकलती है। ऊष्म वर्ण में क्या होता है ना, जो हम बोलते हैं इसको बोलने का टाइम पर थोड़ा गर्माहट, गर्मी से ये थोड़ा मतलब उसके लिए थोड़ा ज़्यादा ताकत लगता है, तो इसे ऊष्म वर्ण कहते हैं। इनकी भी संख्या 4 है, स ह। फिर चलते हैं हम क्या, उत्प्रेक्षी व्यंजन। उत्प्रेक्षी व्यंजन क्या है? उत्प्रेक्षी व्यंजन में क्या है ना, इनके उच्चारण में जिह्वा ऊपर उठकर झटके के साथ नीचे गिरती है। ये 2 होता है। जैसे कि ड ढ, इसमें क्या है, हमारा जीभ जो है ऊपर उठ के और नीचे गिरता है। तब जाके हम उसको क्या बोलते हैं ना, उत्प्रेक्षी व्यंजन बोलते हैं। ये है ड और ढ। ये आपको याद रखना अनिवार्य है। चलिए दोस्तों, मात्राएं में आपके लिए कुछ टास्क दूंगी। ये जो मात्राएं जो बॉक्स में बना हुआ है, आ, हसोई, दीर्घोई, हसौ, दीर्घौ, रू, ए, ओई, वो, औ, अनुसार, विसर्ग, चंद्रबिंदु, ये जो दिया है स्वरध्वनि, मात्राएं और उदाहरण, ये जो दिया है ये आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगी। आप देखिए कौरे आकार को कैसे लिखते हैं हिंदी में, आप तो अपना लैंग्वेज में तो जानते ही हैं। हर्षोईकार को कौरे हर्षोईकार
कैसे लिखा गया है, दीर्घई का ऐसे ही कैसे लिखा गया है, ये आपको जो है मात्राएं जो दिया गया है ये बॉक्स में, ये आपको रिवीजन करना होगा, बार बार आपको लिखना होगा, बार बार आपको जानना होगा। ये हम उसमें कुछ कर ही नहीं सकते हैं। आपको ये हिंदी पढ़ना है तो ये सारे को सीखना होगा, कौन सा मात्रा कैसे लगता है। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कुछ वर्ण के दो रूप कैसे कैसे होता है, क्या है, हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज के लिए हम विदाई लेते हैं, रखती हूँ, नमस्कार। हाँ दोस्तों, लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए।